कोयला घोटाले में पूरी तरह से मुंह काला हो चुका है, तमतमाए हुए हैं। पहले चोरी और बाद में सीनाजोरी। बोले जो भी हम पर आरोप लगाए, जो भी हमारी सच्चाई रखे, उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं तो बोले उसके ऊपर हमला करो। जैसे हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही शुरू हो चुकी है। और अपने पापों पर, अपने कुकर्मों पर, अपने अधर्म पर पर्दा डालने के लिए जो सच्चे देशभक्त लोग इस हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उन सबको अपराधी बताने की कोशिश की जा रही है। जो काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ और सरकार के नाकामयाबी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसी को अपराधी करार दे दिया जाता है, उसी को देशद्रोही करार दे दिया जाता है। हमारे बारे में बार बार कहा जाता है कि बाबा रामदेव तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जैसे हम कोई आतंकवादियों, देशद्रोहियों। एक देश में दो दो कानून चलाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी संस्था हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सेवा का काम करे तो उसको पब्लिक चैरिटेबल एक्टिविटी का स्टेटस दिया जाता है। लेकिन वही काम जब पतंजलि योग पीठ करता है तो उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी करार दे दिया जाता है। हम दान लें वो इनकम, और जो सेवा करें वो व्यापार। और पूरे हिंदुस्तान में जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सेवा का काम करे वो जो है चैरिटी एक्टिविटी। ये कौन सा न्याय है भाई? इनकम टैक्स की धारा 215 के अनुसार जब योग को रिकॉग्नाइज मेडिकल ट्रीटमेंट माना गया है और उस काम को करने वाली संस्थाओं को चैरिटी के अंतर्गत माना गया है, तो हम नॉन चैरिटी कैसे हो गए? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में योग को रिकॉग्नाइज मेडिकल ट्रीटमेंट माना है, खुद गवर्नमेंट ने। क्योंकि इसकी जानकारी देश के बहुत कम लोगों को है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं इसके हवाले से। जब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में योग को स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत रिकॉग्नाइज सेक्टर में उसको मान लिया गया है, और योग और स्वास्थ्य को लेकर के जो भी सेवाएं की जा रही हैं पब्लिक की, उसको चैरिटी के एक्टिविटी माना है, तो फिर हम चैरिटी से बाहर कैसे चले गए? तो ये जो अभी नोटिस भेजा गया है कि हमारी तमाम जो भी लोगों ने यहां पर सहायता की है, इस कार्य के लिए दान दिया है, उसको इनकम मान लिया। हमारे दान को इनकम, हमारी सेवा को व्यापार। और जो कैग देश का महालेखा निरीक्षक है, उसकी रिपोर्ट को ये बकवास मानते हैं। कैग कहता है पहले प्रारंभिक रिपोर्ट में करीब 10 करोड़ का घाटा दिखाया गया था, बाद में उसको मिनिमाइज करके 10 लाख करोड़ के घाटे को 1,80,000 करोड़ भी कह दिया, तो भी कहते नहीं जीरो लॉस हुआ। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि गली मोहल्ले का कोई सड़क का भी ठेका दिया जाता है, उसमें 10 से लेकर के 50% तक कमीशन लिया जाता है। इसमें किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, सत्यापित इसको करने की आवश्यकता नहीं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी कहते थे हम विकास का जो पैसा भेजते हैं उसमें 100 में से 85 रुपए खा लिया जाता है। वो कमीशन खोरी तो है, वो रिश्वतखोरी तो है, और क्या है। 142 ब्लॉक्स में करीब 50 बिलियन टन कोयला है।
जिसकी कीमत होती है करीब 200 लाख करोड़ रुपए। 200 लाख करोड़ रुपए के कोयले के ब्लॉक्स की बोली न छुड़ दे करके उसको ऐसे ही ऑक्शन कर दिया। इसका मतलब 200 लाख करोड़ में 10% भी माने तो कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए रिश्वत ली है। उसमें हिस्सेदारी की उन कंपनियों के साथ जो भी प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज को बेचा गया है। यदि हम मात्र 10% ही कमीशन मानते हैं जो कि स्टैब्लिश्ड है पूरे देश के अंदर, बच्चा बच्चा को पता है, और यदि वो 50% होगा तो करीब 100 लाख करोड़ रुपए की चोरी इन्होंने की है। आप कहेंगे जी अब बार बार ये तर्क दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि कोयला निकाला ही नहीं गया तो चोरी कैसे हो गई, घाटा कैसे हो गया। अरे नहीं निकाला तो जितने भी ब्लॉक्स का आवंटन किया गया है उसको रद्द कर दो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कहते थे कि कैग को हमें मुख्य न्यायाधीश के बराबर दर्जा देना चाहिए। जिस कैग को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुख्य न्यायाधीश के बराबर देखते थे उस कैग की खिल्ली उड़ाई जाती है खाली इसलिए कि वो सच कहता। इनके लिए जो कैग हैं भाई विनोद राय जी, और वो तो एक संवैधानिक संस्था के एक बहुत बड़े शिखर पर व्यक्ति बैठा है। इनको कोई संवैधानिक संस्था पर बैठा व्यक्ति हो या कोई देशभक्त व्यक्ति हो, कोई भी सच्चाई और ईमानदारी की बात करे तो सब अपराधी और पापी नजर आते हैं। हमने देश के लिए क्या किया है पूरा हिंदुस्तान जानता, हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शायद जो काम नहीं किया वो पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हुआ, और देश ने पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज्यादा देशों तक योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय संस्कृति का अलग जगाया, उसको सम्मान दिलाया, और उसके बावजूद हमारी हर सेवा को, हमारे हर योगदान को नकार दिया जाए तो इनकी गलत नीतियों का विरोध करने वाले लोग या तो उनको जेल में डलवा दे या फांसी पर लटकवा दे। लेकिन इस देश में न्याय व्यवस्था भी है, इसलिए ये जितने भी झूठे इल्जाम लगा करके हमें बदनाम करने की और हमारे ट्रस्टों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसका हम मुंह तोड़ प्रामाणिक जवाब देंगे। कानून की लड़ाई कानून के हिसाब से भी लड़ेंगे और अपने सेवा और संघर्ष का आंदोलन का काम अंतिम दम तक जारी रखेंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री को जेल में डाल करके इन्होंने जो पाप किया, जो अपराध किया एक संत के साथ, जो गुनाह किया है, उसका जवाब जनता आने वाले वक्त में देगी। क्योंकि जितने भी सर्वे हो रहे हैं कोई एक एजेंसी के नहीं, तमाम अखबारों के, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तमाम देशी विदेशी एजेंसियों के सभी सर्वेज के अंदर इनका पत्ता साफ हो जाएगा सत्ता से। ये सर्वे के सभी के परिणाम है। उससे बौखलाहट में, झुंझलाहट में विनाश काले विपरीत बुद्धि एमा को लेकर के ऐसे ऐसे रोज घिनौने आरोप हम पर लगाए जाते हैं कि जैसे दुनिया में सबसे बड़े अपराधी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हैं, क्योंकि वो काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते। खुद जब अमर्यादित काम करते हैं तो उनके ऊपर भी यदि महात्मा गांधी जी के थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं तो इस तरह के बदतमीजी भरे बयान इनको नहीं देने चाहिए। तो कुछ तो सम्मान करें बापू का। महात्मा गांधी जी तो अपने शत्रु के लिए भी कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया करते थे। वैसे गांधी के सभी मूल्यों को, उनके आदर्शों और सिद्धांतों को इन्होंने तिलांजलि दे दी है, लेकिन कुछ तो शर्म करें। ये कुछ बातें थी मैंने आपके बीच में रखी, और मैंने कोई आरोप नहीं लगाया कोयला घोटाले के बारे में। जो भारत के नियंत्रक महालेखा निरीक्षक ने जो रिपोर्ट दी है 2012 मार्च में,
उसके तथ्य आपके बीच में रखे। और 1995 से लेकर आप सब लोग जानते हैं, हमने अपनी सेवा की यात्रा और अपना संघर्ष पैदल से शुरू किया था। कुछ लोग कहते बाबा के पास साइकिल थी। मैं जब हरिद्वार आया था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। हमने पैदल से यात्रा शुरू की और आज हिंदुस्तान की करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, लेकिन पापों की ओर पग नहीं बढ़ाया, पैदल जरूर चले। और जो सेवा की है और 1995 से सरकार को पाई पाई का हिसाब देते हैं। करीब 18-20 साल हो गए। 18-20 साल से बाबा रामदेव साधु था, सन्यासी था, वो देवता जैसा लगता था। अचानक काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हमने व्यापक मुहिम शुरू कर दी तो कैसे हम अपराधी हो गए भाई। और हमने तो पिछले बार, जो इस समय राष्ट्रपति नहीं रहे, भूतपूर्व महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के सामने जाकर के खुद प्रस्तुत होकर के एक शिष्टमंडल के साथ हमने कहा था कि हमारे सारे कार्यों की एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए, और यदि हम गुनहगार हैं तो जो कानून में सजा लिखी है उससे कई गुना हमको सजा दो, लेकिन बेवजह बदनाम नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से हम जब 7 दिन तक तो हम इंतजार कर रहे थे कि हमें नोटिस कब आएगा। 7 दिन बदनामी की गई पूरे मीडिया में, उसके बाद हमारे पास नोटिस आया। कोई भी नोटिस भेजते हैं 7 दिन पहले उसको मीडिया में हमारी खूब बदनामी की जाती, और क्योंकि 7 दिन बाद हम जवाब दें तो फिर बासी हो जाता। तब हमारी बदनामी की खबरें अखबारों के फ्रंट पेज पर छापी जाती है और टीवी चैनल्स के हेडलाइन में बताई जाती है, और जब हम स्पष्टीकरण देते हैं तो हमारी खबर 7वें, 8वें, 10वें, 12वें पन्ने पर चली जाती है। तो मैं मीडिया के भाइयों से भी कहूंगा, जैसे हमारी बदनामी की खबरें फ्रंट पेज पर छापी जाती हैं, उसी तरह से हमारा संस्था का जो पक्ष है, संगठन का जो पक्ष है, उसको भी उचित सम्मान देने का अनुग्रह करें। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई हैं, वो संगठन और संस्थान के पक्ष को उसी प्रमुखता से दिखाएं जिससे कि लोगों तक सच्चाई कम से कम पहुंच पाए, क्योंकि इनकी तो कोशिश है कि बदनाम करो बस, उसमें ये नाकाम ना हो पाए। क्योंकि हम काम देश की भलाई का कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से आज तक हमने काम किया है। बस हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई धार्मिक भी कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि हम किसी बहुत बड़ी गद्दी के महंत बन गए। ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में या वैश्विक स्तर पर कोई बहुत बड़ी संस्था ऐसी नहीं कि जिसने हमें स्थापित किया हो। हम बिना किसी बड़ी पृष्ठभूमि के लोग हैं, लेकिन काम कर रहे हैं प्रामाणिकता के साथ, जैसे हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को करना चाहिए। कम से कम कई बार लिखित बयान भिजवाया होगा। अब ये तो सुबह से शाम तक हम कोई भी चाहे बयान देते हैं या प्रिंटेड कोई भी बयान देते हैं, कोई जरूरी थोड़ी हर बात को आकर के कि 24 घंटा हम इसी काम के लिए तो है नहीं। एक बार कर देना, प्रेस काम कर देना, उसके लिए तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इनका तो एक दिन में 5 बार बयान छोड़ते हैं। अब सरकार के पास तो 50 तरह के 100 तरह के डिपार्टमेंट है, अब बाबा रामदेव तो अकेला है। सारी एजेंसियों का कठपुतली की तरह जो है बाबा के पीछे लगा रखा है। हमने तो आज तक अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था, मौनम सुकृति लक्षणम। जो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हो चुका हो
और किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर आरोप ना लगाए हो, स्वयं कैग ने जिनके ऊपर सीधे आरोप लगाए हो और तथ्यों के साथ जिस सत्य को रखा हो और उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ना बोलते हो, इसका मतलब जो आज तक एक इमेज बिल्डिंग किया गया था योजनाबद्ध तरीके से कि मंत्री भ्रष्ट हो सकते हैं, प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री यदि ईमानदार है जो करीब 142 ब्लॉक्स के अंदर 50 बिलियन टन कोयला, करीब 200 लाख करोड़ रुपए का कोयला ऐसे ही नीलाम कर देता है, तो फिर ऐसा प्रधानमंत्री यदि ईमानदार है तो बेईमान कौन होता है? इसकी परिभाषा भी बनानी पड़ेगी। देखिए, हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हमने वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल रखा है। एक मिनट, हमने किसी भी प्रदेश सरकार के कहां खोलेंगे आप मोर्चे? हमने गंगोत्री से गंगा को साफ करने का अभियान शुरू किया है। घाटों की बारी जब आएगी तब घाटों के ऊपर भी सफाई की जाएगी। तो हमारे पास में सीमित साधन, सीमित शक्ति है, इसलिए हमने सिंगल पॉइंट टारगेट कर रखा है। बड़े मोर्चे को हमने खोला हुआ है, तो छोटे मोर्चों पर और भी तो पूरा हिंदुस्तान है भाई। जितने भी आवंटन किए गए हैं वो तुरंत रद्द होने चाहिए, नए सिरे से आवंटन होने चाहिए। चाहे किसी मंत्री को किया है, किसी संतरी को किया है, किसी कॉर्पोरेट हाउस को किया है, हम किसी व्यक्ति के ऊपर इसलिए नहीं जाना चाहते। पहले भी हम इस चीज से जो है बचते रहे हैं कि मुद्दे पर फोकस किया जाए चीज को। व्यक्तिगत आरोपों में हम कम रुचि रखते हैं, बहुत जरूरत होने पर ही व्यक्तियों का नाम लेते हैं। जो संस्था को, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को जो 70 करोड़ रुपए का दान आया उसको बता दिया इनकम, और 35 करोड़ का उसके ऊपर लगा दिया टैक्स। तो हमारा दान है इनकम और हमारी सेवाएं हैं व्यापार। यह है इसका सार। हमारे मुख्य 2 ट्रस्ट हैं, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट 5 जनवरी 1995 से रजिस्टर्ड है, और बाकी जो ट्रस्ट हैं वो वक्त के साथ जैसे जैसे विस्तार हुआ सेवाओं का, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बनाया गया, रिसर्च के लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया, फिर ग्रामोद्योग के लिए पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट बनाया गया, और जो है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। ऐसे मुख्य 5 ट्रस्ट हैं हिंदुस्तान में। देखो, वो हिंदुस्तान में कोई भी फूड पार्क बनाया गया उसके लिए ये केंद्र सरकार की योजना थी, एक बात। और दूसरी बात, उस योजना के तहत यदि कोई जमीन पर फूड पार्क बना है तो पतंजलि का ही है इकलौता। वो कोई सरकार की मेहरबानी नहीं है, वो लोगों के टैक्स का पैसा है, और वो एक बड़ी सेवा के लिए दिया गया। उसको किस सरकार से उससे कोई संबंध उसे लेना देना क्या उससे? देखिए, पतंजलि योगपीठ जब से बना है योग आयुर्वेद का कार्य कर रहा है। योग आयुर्वेद और गरीबों की सेवा, कहीं पर कोई बाढ़ है, भूकंप है, या कोई और दूसरी इस तरह के काम हैं जहां गरीबों की सेवा की जरूरत पड़ती है। हमने बिहार बाढ़ से लेकर के, उत्तराखंड की बाढ़ से लेकर के, सुनामी से लेकर के और शहीदों के सम्मान तक जो भी हमें देश की भलाई के लिए करना उचित प्रतीत हुआ उस काम को किया है। तो पतंजलि योगपीठ के जो लक्ष्य थे उससे एक कदम इधर उधर पतंजलि योगपीठ नहीं गया है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट योग आयुर्वेद और तमाम इन उद्देश्यों के लिए बनाया गया, वो उसके काम को कर रहा है। और क्योंकि योग का काम फिर बहुत ज्यादा व्यापक होने से मुख्य रूप से वो पतंजलि योगपीठ के अंतर्गत उसको ले लिया गया। भारत स्वाभिमान का जो कार्य था वो योग आयुर्वेद और स्वदेशी की सेवाओं के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजागरण का अभियान चलाना, देश के लोगों के अंदर देशभक्ति का भाव पैदा करना, जो है ये सारे उद्देश्यों के साथ ही ट्रस्टों को बनाया गया, और उसी के दायरे में सारे ट्रस्ट काम कर रहे हैं। किसी भी ट्रस्ट ने अपने दायरे का उल्लंघन नहीं किया। एक एक बूथ पर 11-11 यूथ जब तैयार होंगे, और एक एक गांव में 11-11 जवान और कम से कम 11-11 किसान जब तैयार होंगे परिवर्तन के लिए, इस बदलाव के लिए, सरकार ने जितने भी पाप किए हैं उनको उजागर करने के लिए, और इस आंदोलन के दूसरे और तीसरे चरण के काम के लिए, जनजागरण के बाद सत्ता और व्यवस्था का चरित्र बदलने के लिए, तभी ये बात बनेगी। इसलिए वो हमारे आंदोलन के ही 2 चरण हैं अगले, कि सत्ता के चरित्र को भी बदला जाए और व्यवस्था के भी चरित्र को बदलाया जाए, और वो भी
निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से। हमने बार बार इस बात को कहा है, हम आध्यात्मिक और सामाजिक धरातल पर रह करके ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का काम करेंगे। हमारे एजेंडे को लेकर के किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां पर बाढ़ आई 3 को और 5 को सबसे बड़ा रिलीफ कैंप यदि किसी का शुरू हुआ तो पतंजलि का शुरू हुआ। अरे क्या हर जगह बाबा को जाना पड़ेगा? जब मैं उधर आंदोलन कर रहा हूं और हमारा प्रतिनिधि स्वामी हरिदास जी वहां पर काम कर रहे हैं, अरे मैं पहुंच तो गया, चाहे मैंने सारी रात चला हूं, मैं सारे दिन चला हूं, मुझे जाने में 12 घंटे, आने में 24 घंटे लगे हैं, लेकिन मैं गया हूं ना, और हमने काम किया है। वहां पर हमने दिलासा नहीं दिलाया है, हमने 550 लोगों को राशन कार्ड इशू किए हैं कि वो कभी भी हमारे स्थायी राहत कैंप थेकला में आकर के अपनी जरूरत के लिए आटा, दाल, चावल, मसाला, टूथपेस्ट, साबुन, जो भी जरूरत की वस्तुएं कोई भी ले सकता है। 550 हमने कूपन जो है इशू किए हैं। 1000 के करीब लाइट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए जहां पूरा अंधेरा है, और इसके अलावा करीब 5 ट्रक सामान अब तक बांट चुके हैं। और हमारी जो पूरी योजना है वो आगे एक लंबी योजना है कि गरीब लोगों की वहां पर स्थायी रूप से सेवा के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग, ग्रामोद्योग शुरू किए जाएं। 40 गांव में हमारा सेवा का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। हर महीना 4 लाख रुपए से ज्यादा उनको जाता है वहां गोमूत्र के विक्रय से, और आगे हमारी योजना 150 गांव में है। अरे हम कोई वहां पर कोई एमएलए एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो टोटल एसेट्स आपकी आंखों के सामने है। हमारे पास में कोई रिजर्व फंड नहीं है। हम जो भी काम करते हैं लोगों की सहायता से करते हैं, लोगों की सहायता के लिए करते हैं। ऐसे ऐसे हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए के ट्रस्ट बना करके बैठे हैं कांग्रेस वाले, राजीव गांधी फाउंडेशन से लेकर के। आप लोग उनके ट्रस्ट, हमने तो अपने ट्रस्टों का हिसाब अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, उनके एक भी ट्रस्ट का हिसाब वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते भाई? हमें तो जो सेवा के लिए मिला वो 100% सेवा में लगाया। अब यूनिवर्सिटी के लिए कुछ रिजर्व फंड रखना पड़ता है, उसको वो तो रखना पड़ेगा, बाकी हम कोई रिजर्व फंड नहीं रखते। अब ये इन्होंने जो है आगे उसका वक्त आने पर हम जवाब देंगे। भाई एक वो संस्था है जो बिना किसी रिजर्व फंड के लोगों के भरोसे के ऊपर काम करती है, अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर, उसको डैमेज करके साबित क्या करना चाहते हैं? क्या योग के, आयुर्वेद के, भारतीय संस्कृति के सेवा को बंद करना चाहते हैं काम को? मेरे एक भी दान देने वाले व्यक्ति ने कोई प्रश्न चिन्ह उठाया? हमारे एक भी दाता ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता है जो हमने यहां दान दिया है उससे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की सेवा हुई है। इसलिए जो काम जिस उद्देश्य के लिए दिया गया, जो दान जिस उद्देश्य के लिए दिया गया, उसके लिए वो लगा रहे हैं। तो योग का काम है, आयुर्वेद का काम है, सेवा का काम। और जो है हमको यहाँ जो है वो डिस्को डांस करवाते हैं। यूएसए में ट्रस्ट बनाया और वहां पर लोगों ने दान दिया, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हमें कोई क्या नाम है यूएस वाले? है वो भी पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूएसए है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं इस ट्रस्ट से। उसके ट्रस्ट ही अलग है, उसका ऑडिट अलग होता है, उसका चैरिटी का स्टेटस अलग है, वहां क्यों गवर्नमेंट ने दिया हुआ है? जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके है, यूएसए है, उसमें कोई भी हमने कोई जो है हिंदुस्तान से पैसा ले जाकर के बाहर नहीं लगाया, वहां से विदेश से दान लेकर के आए, और उसके ऊपर भी आहे तौबा की जाती है। अरे वहां के लोग यदि हमको दान देते हैं हिंदुस्तान में सेवा के लिए तो खुश होना चाहिए, और वो भारतीय लोगों ने दिया है, कोई अंग्रेजों ने नहीं दिया है, कोई विदेशी कंपनियों ने नहीं दिया है। तो चाहे वो यूके का ट्रस्ट है, चाहे वो यूएसए का ट्रस्ट है, जो भी दान दिया है वो दान है, और वो मेरी क्रेडिबिलिटी है। और वह हमें सारा जहान दान में मिलता है और हम लेंगे। रही बात केंद्र सरकार की, हम जो है केंद्र सरकार को हमें एक चवन्नी देनी नहीं और दूसरों से दान लेने नहीं दे, तो बाबा ने कोई नोट छापने की मशीन लगा रखी है, दान कहां से आएगा? लोगों से आएगा। तो मैंने भी लोगों को योग सिखाया, और उन्होंने कुछ, बाबा ने 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, 1 रुपए को बैंक बैलेंस नहीं किया। ये जो लोगों ने हमें दान दिया, इससे हम अपने नाम से जमीन भी तो खरीद सकते थे।
अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा करके बहुत लोगों ने जमा किया हुआ। ऐसे बहुत बाबाओं के किस्से आप लोगों ने चलाए हैं, दिखाए हैं अपने टीवी चैनल और अखबारों में खूब छापा है। भाई हमने तो 1 रुपया अपने लिए लिया ही नहीं। देखो उनके पास कोई सबूत नहीं है कि हमने 1 रुपए भी कहीं गलत यूज किया हो, और आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है, तो बिना प्रमाण के आरोप लगाना। सारा स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में हमने जवाब दिया है। गगन के नाम यदि जमीन खरीदी गई तो ट्रस्ट को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी सरकार ने, तो ट्रस्ट ने एग्रीमेंट करके वो जमीन खरीदी है, वो उसके बाप की नहीं है, वो ट्रस्ट की जमीन है और वो वैधानिक तरीके से एग्रीमेंट किया गया है। तो आप उसको गगन की जमीन नहीं कह सकते, गलत बात है। ना तो वो इलीगल है ना वो इमोरल है। सारा काम यदि आप मान लीजिए गवर्नमेंट के यहां पर कानून की दिक्कत है कि आप ट्रस्ट के नाम जमीन नहीं खरीद सकते तत्काल, और वो जमीन खरीदनी ट्रस्ट के हित में जरूरी है, और वो यदि किसी से एग्रीमेंट करके खरीदा जाता तो उसको आप इलीगल कैसे कह सकते हैं? इसलिए गलत बातें हैं कि किसी भी एक भी व्यक्ति के नाम कोई 1 इंच भी जमीन गलत खरीदी गई है, यही तो गलत काम है। अभी तो मैं इनके रोज रोज इस तरह के झूठे आरोप घटते रहते हैं, बेबुनियादी नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका बुद्धि भ्रम हो गया, बुद्धि विनाश हो गया है, इसलिए पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हैं। तो इसलिए ओपरी पराई हवा का असर हो गया है। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया, अर्थराइटिस एवं अन्य असाध्य रोगों के रोगियों के लिए पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में 7 से 13 सितंबर और 15 से 21 सितंबर तक आवासीय चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया है। शिविर में भाग लेने के लिए तुरंत संपर्क करें।